नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी इस क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। उसके अंतर्गत हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हम पिछली कक्षाओं में दो प्राचीन सभ्यताओं कालीबंगा और आहड़ सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे गणेश्वर सभ्यता और नगरी सभ्यता का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ, जो कि नीमका थाना से होकर के बहती है। इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। इस नदी का कांतली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये बहती है तो सबसे ज़्यादा अपर्दन करती है, अपने किनारों पर सबसे ज़्यादा कटाव करती है, इसलिए इस नदी को हम कांतली नदी कहते हैं। वर्तमान में जो गणेश्वर सभ्यता का जो स्थल है वो गणेश्वर स्थान सीकर जिले की नीमका थाना तहसील में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता का जो समय है वो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2800 ईसा पूर्व का माना गया है। उपनाम जो है गणेश्वर सभ्यता को क्या क्या उपनाम दिए गए हैं, जो है गणेश्वर सभ्यता को विशेष रूप से दो उपनाम दिए गए हैं। एक ताम्र संचयी सभ्यता और दूसरा ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ये नाम इसको यहाँ पर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यह ऐसी सभ्यता है जहाँ पर तांबे के बने हुए सबसे ज़्यादा उपकरण मिले हैं और सबसे प्राचीन भी हैं। इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। काल ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में गणेश्वर सबसे पुराना है। खोजकर्ता की हम बात करें तो 1977 में आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। गणेश्वर सभ्यता को क्वेश्चन आ सकता है कि गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में कौन लाया, तो उसका आंसर भी आर.सी. अग्रवाल ही होगा। इसी ने यहाँ पर जो है 1977 में उत्खनन करवाया और जो है प्राचीन साक्ष्य उपलब्ध किए। इसके बाद हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों की। गणेश्वर सभ्यता में शुद्ध तांबे निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयां, बाणाग्र ये मिले हैं। यहाँ पर मिली जो तांबे की वस्तुएं हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ पर तांबे का जो इस्तेमाल किया जाता था वो 99% तांबा, शुद्ध तांबे का इस्तेमाल किया जाता था। 99% शुद्ध तांबा मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ के लोगों को तांबे में अन्य धातुओं को मिलाने के बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ से तांबे का निर्यात भी किया जाता था। सिंधु घाटी के लोगों को तांबे की आपूर्ति यहीं से होती थी। यहाँ पर जो मृद भांड या मृद पत्र मिले हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन या मिट्टी के बने हुए जो पत्र मिले हैं, उनको कर्पण वर्णी कहा गया है। कर्पण वर्णी ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कर्पण वर्णी क्या है? तो गणेश्वर सभ्यता में जो भी मृद भांड या मृद पत्र मिले हैं उनको हम क्या कहते हैं? कर्पण वर्णी। नेक्स्ट है यहाँ के मकान किस तरह से बने हुए हैं। यहाँ के जो मकान बने हुए हैं दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात किया था कि कालीबंगा और आहड़ सभ्यता में जो भी मकान हमें मिले थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए मिले थे, लेकिन यहाँ पर जो भी मकान बने हुए हैं वो सभी पूर्णतया पत्थरों से बने हुए हैं। ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
यहाँ पर भारत में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण एक जगह, सर्वाधिक मात्रा में यही एक सभ्यता है, यही एक संस्कृति थी प्राचीन भारत में, जिसके उत्खनन में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी रहे होंगे। यहाँ से ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी मिली है। तो दोस्तों ये थी गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद हम बात करते हैं नगरी सभ्यता की। नगरी सभ्यता का जो विकास हुआ वो बेडज नदी के किनारे हुआ, और आपको पता है कि बेडज नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ नगर बसा हुआ है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है, बेडज नदी और